सभी के लिए गुड मॉर्निंग। नवीन सुबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, कल हम लोग चल रहे थे, कल आपके लिए बताया था, यदि ध्यान हो आपने कल वीडियो देखी हो तो मैंने ये कहा था कि इसमें कुछ टॉपिक रह गए हैं। जैसे बीजाणु जनन के बारे में जब बताया था तो बीजाणु जनन में कुछ पॉइंट्स थे जो आपके बुक के अंदर नहीं है, लेकिन हमें आगे पढ़ने के लिए वो जरूर मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक रह गया है इसमें अनिषेक जनन। अनिषेक जनन या इसको बोलते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, अनिषेक जनन या इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। देखो अनिषेक जनन, सबसे पहले हम देख रहे हैं अनिषेक जनन होता क्या है। ठीक है, ये शब्द आते हैं अनिषेक जनन और कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा पादप के संदर्भ में अनिषेक फलन, ये शब्द भी आपको मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं अनिषेक जनन क्या होता है। ये हमारे लिए है ना, जब आप लोग बीएससी करोगे, आप लोग कॉलेज में जाओगे तो वहां पे आपके लिए अलग से डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर पार्थेनोजेनेसिस अलग से आपको एक चैप्टर यूनिट के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो पार्थेनोजेनेसिस शब्द जो है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अनिषेक जनन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है पार्थेनो और दूसरा होता है जेनेसिस। पार्थेनो और दूसरा है जेनेसिस। पार्थेनो का मतलब होता है विर्जिन, ठीक है, और जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। ये मतलब होते हैं इसके, अर्थात विर्जिन का मतलब होता है बिना निषेचन किए हुए और ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति या उद्भव। अर्थात अब यहीं से बिना निषेचन क्या लिख देंगे, इसका मतलब है बिना निषेचन के, और ओरिजिन का मतलब हो गया उद्भव या उत्पत्ति या निर्माण। यदि अब सुनो यहां से इसकी क्या परिभाषा बनेगी कि बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के यदि किसी अब देखो किसी जीव से जब नया जीव बनेगा तो वो नया जीव क्या कहलाएगा, संतति कहलाता है, संतति कहलाएगा। तो बिना निषेचन के यदि संतति का निर्माण हो तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। हिंदी में भी इसको देखो, आप लोगों ने हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय ये पढ़े होंगे, तो आ शब्द जिसके नाम के पीछे लगता है उसका मतलब होता है नहीं। ठीक है, ज़्यादा मेरे लिए हिंदी व्याकरण जो है वो इतना पता नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि आ शब्द को यदि हम किसी शब्द के आगे लगाएं आ उपसर्ग को, तो इसका मतलब हो जाएगा नहीं। निषेक का मतलब होता है निषेचन और जनन का मतलब आपको पता ही है। तो ऐसा जनन जिसमें क्या नहीं हो, ऐसा जनन जिसमें निषेचन नहीं हो। ठीक है, निषेचन नहीं हो, किंतु यहाँ पे जनन शब्द आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ संतति का निर्माण होगा। अर्थात बिना निषेचन के संतति का निर्माण होना, यही घटना जो होती है वो घटना कौन सी कहलाती है, अनिषेक जनन की घटना कहलाती है। ठीक है, अब अनिषेक जनन जो है, अनिषेक जनन को हम लोग, एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स बॉनेल्ड नाम के, चार्ल्स बॉनेल्ड, इन्होंने क्या है अनिषेक जनन के बारे में बताया था, या अनिषेक जनन की इन्होंने क्या की थी, खोज की थी चार्ल्स बॉनेल्ड ने। अब अनिषेक जनन जो है ना, वर्तमान में अनिषेक जनन को, ध्यान से सुनना, वर्तमान में अनिषेक जनन को हम लोग अलैंगिक जनन के अंदर रख रहे हैं। वर्तमान में अनिषेक जनन को अलैंगिक जनन की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि केवल और केवल एक जीव से, ध्यान से सुनना, इसमें केवल और केवल एक जीव से ही किसका निर्माण होगा, संतति का निर्माण होगा। जबकि अलैंगिक जनन में आपने पढ़ा था ना कि इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, और इसमें भी एक जीव, अनिषेक जनन जो है इसमें भी एक जीव भाग ले रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोपेरेंटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा अलैंगिक जनन, इसको लैंगिक जनन की श्रेणी में नहीं रखा गया है वर्तमान में। क्यों नहीं रखा गया है, वर्तमान की एट प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं,
क्योंकि लैंगिक जनन का आपको मालूम है कि लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होना चाहिए और युग्मकों का संलयन होना चाहिए, ये घटनाएं तो होनी चाहिए। लेकिन और इसके लिए कितने जीवों की आवश्यकता होगी? 2 जीव की आवश्यकता होती है, नर और मादा की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पे केवल कितना जीव मिल रहा है? 1 जीव मिल रहा है, सिंगल। ठीक है, इसलिए इसको अलैंगिक जनन की श्रेणी में रखा गया है। अब सुनो आगे कि इसके प्रकार और देखने हैं, बस हमें थोड़े से इसके छोटे छोटे से प्रकार हैं वो देखना। ये कई में होता है, मधुमक्खियों में होता है, रोटीफर्स में होता है, लाख कीट के अंदर होता है। अनिषेक, अब देखो दूसरी घटना आती है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अनिषेक फलन का मतलब वही है जो अनिषेक जनन का मतलब है, अर्थात बिना निषेचन। बिना निषेचन के किसका निर्माण होगा? फल का निर्माण होगा। बिना निषेचन के फल का निर्माण होना, वही घटना कौन सी कहलाती है? अनिषेक फलन की घटना कहलाती है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि इस पादप के अंदर अनिषेक फलन की घटना हुई है? या अनिषेक फलन को अनिषेक जनन ही बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार हम लोग प्लांट्स के फेवर में या फलों के लिए हम लोग अनिषेक फलन का प्रयोग कर लेते हैं। तो अनिषेक फलन जो है इसकी ध्यान रखना, बिना बीज वाले, इनसे क्या होगा? बिना बीज के फल प्राप्त होते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका पपीता। पपीता जो होता है ना, पपीता के अंदर कई सारे छोटे छोटे आपको बीज मिलेंगे, लेकिन कुछ पपीते ऐसे मिलेंगे आपको जिनके अंदर बीज नहीं मिलते। तो जिस फल के अंदर बीज पाए जाते हों और उसमें कोई ऐसा फल आए जिसमें बीज नहीं हो, तो वो फल जो होगा ना, वो किसका एग्जाम्पल होगा? अनिषेक फलन का एग्जाम्पल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे केला। केला, केला जो है, केला आपने सबने देखा है, खाया भी है। केला के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बीज नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये केला जो है वर्तमान में हम लोग जो खा रहे हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है? अनिषेक फलन के द्वारा ही प्राप्त हो रहे हैं। तो चाहे अनिषेक जनन बोलो या अनिषेक फलन बोलो, बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था सीबीएसई बोर्ड के अंदर कि केला जो है ना, केला को अनिषेक फलन का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। क्यों? ये आया था कि केला जो है, केला को अनिषेक फलन का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। क्यों? ये क्वेश्चन आया था। अब क्यों माना जाता है वो ध्यान से सुना कि अनिषेक फलन की जो घटना होती है ना, अनिषेक फलन की घटना हमेशा किस में होती है? मादा भाग में संपन्न होगी। और मादा भाग जो होता है पुष्प के अंदर, देखो फल की प्राप्ति हमें पुष्प से होती है, और पुष्प के अंदर भी कौन सा भाग? अंडाशय वाला भाग। ठीक है, तो यदि अंडाशय में बिना निषेचन के हमें किसकी प्राप्ति हो जाए? फल की प्राप्ति हो जाए, अर्थात अंडाशय जो होता है ये बिना निषेचन के किस में बदले? फल में बदले। अंडाशय का काम ही होता है फल में बदलने का, लेकिन यदि बिना निषेचन के वो फल में बदल रहा है तो ये घटना जो होगी वो कौन सी कहलाएगी? अनिषेक फलन की घटना कहलाती है। तो यही इसका क्या है, यही इसका रीजन है केला का, कि केला को अनिषेक फलन का सबसे अच्छा उदाहरण क्यों माना जाता है? क्योंकि केला में क्या होता है, मादा भाग या अंडाशय जो होता है वो बिना निषेचन के ही किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। इसलिए हम केला को किसका? अनिषेक फलन का सबसे अच्छा उदाहरण मान के चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फलन और अनिषेक जनन। अब अनिषेक जनन के प्रकार देख लेना, कौन कौन से प्रकार हैं। देखो अनिषेक जनन के होने को तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ऑक्यूरेंस के ऊपर, ठीक है, ऑक्यूरेंस बेस के ऊपर लेके चलेंगे। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल सेक्स प्रोड्यूस के ऊपर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम केवल एक देख रहे हैं, बेस ऑन
ठीक है, अर्थात लैंगिक उत्पादकता के आधार पर, इसको बोलते हैं लिंग उत्पाद के आधार पर। लिंग उत्पाद के आधार पे जो पार्थेनोजेनेसिस होता है, अनिषेक जनन होता है, इस अनिषेक जनन को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से, ध्यान से सुनना। जिनके पास में पीडीएफ है ना, जिन बच्चों के पास में पीडीएफ है उसमें आपको 2 भाग मिलेंगे, एक तीसरा भाग आप लोग नोट कर लेना अलग से। देखो 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला है अरहेनोटोकस या टोकी, दूसरे होते हैं थैलोटोकी और तीसरे होते हैं ड्यूटेरोटोकी। ये 3 प्रकार है, अरहेनोटोकी, थैलेटोकी और ड्यूटेरोटोकी। अरहेनोटोकी जो होता है ना, इसको हम हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, पीजी का मतलब है पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। थैलेटोकी जो होता है इसको हम डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब देखो इनमें होता क्या है, अरहेनोटोकी, थैलेटोकी और ड्यूटेरोटोकी 3 भागों में बांटा है। किसके आधार पे, लिंग उत्पाद के आधार पे, अर्थात सेक्स प्रोड्यूस के आधार पे पार्थेनोजेनेसिस को हम 3 भागों में बांट के चलते हैं। सबसे पहला भाग हम देख रहे हैं कौन सा, अरहेनोटोकी। अरहेनोटोकी में केवल और केवल एक लाइन याद रखनी है, इसके अंदर ओनली मेल प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एक लाइन ध्यान रखनी है। अर्थात इसमें क्या होता है, केवल और केवल नर जीव का ही क्या होगा, उत्पादन होगा। हम यहाँ पे देखो लिंग उत्पाद के आधार पर पढ़ रहे हैं और लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है, जीवों के संदर्भ में 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे अरहेनोटोकी या हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के अंतर्गत केवल और केवल क्या मिलते हैं, मेल जीव जो होते हैं, नर जीव जो होते हैं, उनका ही क्या होता है, उत्पादन होता है। केवल और केवल नर जीव का उत्पादन होता है। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका बी, अर्थात बीस का मतलब होता है मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियों में भी कौन से, नर, जिनको हम ड्रोन के नाम से जानते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, ठीक है। मधुमक्खी ये आपको है ना इकोनॉमिक प्लांट वाले आपका चैप्टर है और वो है आपका 10वें नंबर का चैप्टर, 10वें या 9वें नंबर का चैप्टर है। उसके अंदर जब हम मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ेंगे तो हम 3 प्रकार की मधुमक्खी पढ़ेंगे, नर मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं छत्ते के अंदर। तो नर जो होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। नर मधुमक्खी जो होती है वो अगुणित होती है और ये किसके द्वारा प्राप्त होती है, ये हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा अगुणित नर का क्या होगा, उत्पादन होगा। क्लियर हो गई। तो इनके अंदर पहला हो गया। दूसरा है कौन सा, थाइलेटोकी या डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में केवल एक लाइन ध्यान रखनी है, ओनली फीमेल प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ओनली फीमेल प्रोड्यूस्ड। अर्थात ये क्रिया किसके अंदर होती है, ये क्रिया एफिड्स के अंदर होती है, एफिड्स के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। और भी कई कीट है, रोटिफर्स के अंदर भी ये क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, थाइलेटोकी या डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के अंदर केवल और केवल फीमेल जीव जो होगा उसका उत्पादन होता है। और फीमेल जीव जो होता है ना, ये मोस्टली कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। और ये नर जीव कैसे होंगे, अगुणित होते हैं। यहाँ लिख रही है हैप्लॉइड मतलब अगुणित और डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित, ठीक है। या हम इनको ऐसे कह सकते हैं अगुणित अनिषेक जनन। अगुणित अनिषेक जनन जो होता है वो नर मधुमक्खी के अंदर मिलता है और इसमें क्या होता है, अगुणित जीवों का मतलब अगुणित नर का ही उत्पादन होगा बिना निषेचन के। अब देखो
यहाँ पे ये अगुणित नर है, मान के चल रहा है, इसकी कोशिका हो गई और इसकी कोशिका से अगुणित नर का ही क्या होगा, निर्माण होगा। तो यहाँ पे विभाजन कौन सा होगा, समसूत्री होगा या अर्धसूत्री होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ इस चीज़ पे गौर नहीं करना है। अभी एक लाइन और बतानी है पार्थेनोजेनेसिस में, जो यहाँ का कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। अभी फिलहाल ये देखना है कि पार्थेनोजेनेसिस को हम सेक्स प्रोड्यूस्ड के आधार पे 3 भागों में बांट के चल रहे हैं, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ड्यूटेरोटॉकी। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या अरेनियोटॉकी, इसमें केवल और केवल अगुणित नर का उत्पादन होता है और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मेल बी अर्थात नर मधुमक्खी। ठीक है, दूसरा है थैलाटॉकी या डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, केवल और केवल फीमेल जीव जो होता है उसका प्रोड्यूस्ड होगा या उसका प्रोडक्शन होगा, और इसका एग्जाम्पल क्या है, एफिड्स। तीसरा है ड्यूटेरो। ठीक है, ड्यूटेरो, इसमें क्या होता है, मेल प्लस फीमेल, इन दोनों का उत्पादन होता है, मेल जीव का भी और फीमेल जीव का भी क्या होगा, उत्पादन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस में एक लाइन और ध्यान रख लेना, पार्थेनोजेनेसिस में जब भी नए जीव का बिना निषेचन के निर्माण होगा तो इसमें हमेशा मादा भाग जो होता है, ठीक है, मादा भाग जो होगा इसी में पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया होगी। ठीक है, अर्थात मादा भाग से ही इनका क्या होगा, निर्माण होगा। अब मादा भाग में ऐसा कौन सा भाग होता है, कौन सी ऐसी संरचना होती है जो निषेचन क्रिया करेगी। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब आपको मालूम है बिना निषेचन के। ठीक है, और निषेचन की आपको मालूम है कि निषेचन जो होता है वो अंडकोश का, ठीक है, और नर युग्मक के बीच में होता है, इन दोनों में निषेचन होगा। अब यहाँ अंडकोश का जो होती है ना, ये अंडकोशिका, ध्यान से सुनना, ये भी अगुणित है और ये भी अगुणित है, दोनों अगुणित हैं, निषेचन नहीं हो रहा। यहाँ मैंने बोली है केवल और केवल मादा भाग से नए जीव का निर्माण होगा, तो मादा भाग में कौन सा भाग होगा, मुख्य रूप से अंडकोश का होगी। तो अंडकोश का यदि अगुणित है, ध्यान से सुन लेना फिर, यदि अंडकोश का अगुणित है और उससे अगुणित जीव का निर्माण हो रहा है बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगुणित जीव का निर्माण हो रहा है, तो ये कौन सा प्रकार होगा, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन यदि हैप्लॉइड जीव का निर्माण हो, अगुणित जीव का निर्माण हो, किससे, अगुणित अंडकोशिका से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड या अरेनियोटॉकी के नाम से जानेंगे। कभी कभी क्या होता है, अंडकोशिका में जब भी अंडकोशिका का जब निर्माण होगा तो अर्धसूत्री विभाजन ना होके समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन होने पे ये अंडकोशिका कैसी रह जाती है, द्विगुणित हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि युग्मक निर्माण के दौरान क्या नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, समसूत्री विभाजन होगा, तो अंडकोशिका भी कैसी रहेगी, द्विगुणित रहती है। तो द्विगुणित अंडकोशिका से यदि द्विगुणित जीव का निर्माण हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, द्विगुणित अंडकोशिका से विदाउट फर्टिलाइजेशन द्विगुणित जीव का निर्माण हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, थैलाटॉकी या डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और थर्ड है ड्यूटेरोटॉकी। ड्यूटेरोटॉकी में बताया था, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों प्रकार के जीवों का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, दोनों प्रकार के जीवों का। अब इनमें भी देखो क्या अंतर होता है, कौन सा भाग केवल मादा भाग से निर्माण हो रहा है, और मादा भाग में भी कौन, ये अंडकोशिका, मादा भाग की अंडकोशिका से मेल और फीमेल दोनों प्रकार के जीवों का निर्माण हो रहा है। अब यदि ये अंडकोशिका बड़ी है, बड़ी अंडकोशिका है, तब तो इससे किसका निर्माण होगा, मादा जीव का निर्माण होता है। यदि अंडकोशिका बड़ी है तब तो मादा जीव का निर्माण होगा, और यदि छोटी अंडकोशिका है तो इससे किसका निर्माण होगा, नर जीव का निर्माण होता है, नर जीव का। ठीक है, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका लाख कीट।
लाख के या लाख कीट, जिनसे लाख वगैरह बनती है, ठीक है ना, जो कि क्या नाम है, कई चूड़ियाँ वगैरह जो होती हैं उन पे लाख वगैरह जमा होगी, तो ये लाख कीट जो होता है उसके अंदर कौन सा पार्थेनोजेनेसिस मिलेगा, ड्यूटेरोटोकी पार्थेनोजेनेसिस इसके अंदर पाया जाता है। तो ये पार्थेनोजेनेसिस के 3 भाग हो गए। नोट्स में आपके में केवल आपको 2 बताएं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, ठीक। इसके अलावा क्या होता है, यदि हम ऑक्यूरेंस के आधार पे देखें, ये तो हमने लिखा है बेस ऑन सेक्स प्रोडक्शन, लेकिन बेस ऑफ ऑक्यूरेंस के आधार पे देखें तो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फैकल्टेटिव, मतलब वैकल्पिक होता है, और वैकल्पिक में क्या होता है कि पार्थेनोजेनेसिस कोई कंपलसरी नहीं होता है कि कंपलसरी ही हो उसके अंदर। दूसरा होता है ऑब्लिगेट, ठीक है, ऑब्लिगेटरी होता है, अर्थात अनिवार्य होता है, उसमें पार्थेनोजेनेसिस होना अनिवार्य होता है, जैसे कि क्या नाम है, स्टिक इंसेक्ट। ध्यान से सुनना, यदि हम ऑक्यूरेंस के आधार पे देखें, देखो ऑक्यूरेंस के आधार पर यदि देखें तो पार्थेनोजेनेसिस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है फैकल्टेटिव, दूसरा होता है ऑब्लिगेटरी, तीसरा होता है इंड्यूस्ड, ठीक है, फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेटरी एंड इंड्यूस्ड। इसको बोलते हैं हम वैकल्पिक, हिंदी में बोलते हैं वैकल्पिक अनिषेक जनन, इसको बोलते हैं अनिवार्य अनिषेक जनन, और इसको बोलते हैं हम प्रेरित अनिषेक जनन। 3 नाम हो गए इनके। सबसे पहला है फैकल्टेटिव में क्या होता है, फैकल्टेटिव जो होता है ना, इसमें एक लाइन ध्यान रखना, इट्स नॉट कंपल्सरी, अर्थात यह अनिषेक जनन जो होता है, यह पार्थेनोजेनेसिस जो होता है ना, वह कंपल्सरी नहीं होता है। एक लाइन ध्यान रखना ना, इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है। और सबसे अच्छा उदाहरण है इसका बीज, अर्थात मधुमक्खियां इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा है ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी इसको बोलते हैं अनिवार्य, ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस मतलब अनिवार्य, क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन के नाम से इसको जानते हैं। और इसमें क्या होता है, ये देखो पहला है फैकल्टेटिव, कोई कंपलसरी नहीं होता, और ये क्या होता है, नेसेसरी होता है, ये अनिवार्य होगा, ठीक है, अनिवार्य होगा ये। और ये किसके अंदर पाया जाता है, स्टिक इंसेक्ट जो होते हैं, स्टिक इंसेक्ट के अंदर अनिवार्य रूप से पार्थेनोजेनेसिस पाया जाएगा। और तीसरा है इंड्यूस्ड, ये जो होता है ना, किसी न किसी कारक के द्वारा पार्थेनोजेनेसिस को प्रेरित किया जाता है, और ये कैसे होता है, टोटली आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, ये टोटली आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से होता है, मतलब मानव के द्वारा कराया जाएगा, चाहे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, या साल्ट के द्वारा हो, या फिर रेडिएशन के द्वारा हो, किसी के भी द्वारा ये प्रेरित अनिषेक जनन को प्रेरित किया जाता है जीवों के अंदर, ठीक है। तो ऑक्यूरेंस के आधार पे कितने प्रकार के हो गए पार्थेनोजेनेसिस, 3 प्रकार के, फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेटरी एंड इंड्यूस्ड। जो बच्चे ओनली केवल और केवल 12th क्लास वाले हैं वो पहले 3 को ध्यान रखना, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड को, बस 2 को ध्यान रख लेना मेनली, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस एंड डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। और जिनको आगे कंपटीशन बेस का तैयार करना है उनको ये सारे याद करने पड़ेंगे। क्लियर है सबके लिए, ठीक है। एक और होता है, एक प्रकार और होते हैं इनके साइक्लिक और कंप्लीट प्रकार, वो इतने ज़्यादा उनका इतने ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन मेन जो है वो ध्यान रखना, हैप्लॉइड, दूसरा डिप्लॉइड, और तीसरा है ड्यूटेरोटोकी। ये 3 को आपको मेनली याद रख के चलना है सभी के लिए। तो यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस कंप्लीट हुआ। तो पार्थेनोजेनेसिस जो है
उसमें यदि परेशानी हो, समझ में नहीं आया हो, तो उसमें एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं उसको कि पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन शब्द जो है ना, वो चार्ल्स बर्नार्ड ने दिया था, और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अनिषेक प्लस जनन, मतलब बिना निषेचन के क्या होना, जनन होना। और बिना निषेचन के जनन होगा तो इसमें जीव का कौन सा मादा भाग जो होता है ये काम में आता है, और मादा भाग में भी मोस्टली कौन सा, अंड कोशिका जो होती है ये भाग लेती है, क्योंकि निषेचन क्रिया जो करेगी मादा भाग के अंदर वो केवल कौन करेगी, एग सेल जो होती है इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, ठीक है। और मेल गैमेट्स जो होते हैं ना, उनका कोई भी इसमें रोल नहीं होता है, मेल गैमेट्स का। अब इसको हम तीन भागों में, मेनली तीन भागों में बांट के चल रहे हैं। तीन भाग कौन कौन से हैं, अरहेनोटॉकी जिसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंड कोशिका जो होती है ये अगुणित होती है, और अगुणित अंड कोशिका से विदाउट फर्टिलाइजेशन अगुणित जीव का ही निर्माण होगा। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मधुमक्खी के नर, ठीक है, या मेल बीज, ये होगी। दूसरी डिप्लॉयड, यदि अंड कोशिका मान के चलना किसी कारणवश द्विगुणित हुई है, तो इस द्विगुणित अंड कोशिका से विदाउट फर्टिलाइजेशन द्विगुणित जीव का निर्माण होना, ये कौन सी क्रिया होती है, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस होती है, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। और यदि ये दोनों ही पाई, ये एफिड्स के अंदर होती है, रोटिफर्स के अंदर ही पाई जाएगी। यदि ये दोनों ही पाई जाएं किसी जीव के अंदर, जैसे लाख कीट, तो इसको बोलते हैं ड्यूटेरोटॉकी। ये तीन आपको मेनली ध्यान रखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा इसके बाद में अब हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर हमको छांटने हैं। कल आपको राजस्थान बोर्ड के आए हुए सारे क्वेश्चन आपको बता ही दिए थे। अब देखो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहले तो आपकी एनसीईआरटी की बुक, जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है वो एक काम करना, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से बुक डाउनलोड कर लेना। एनसीईआरटी की बुक जो है वो आप डाउनलोड कर लेना। जब तक मार्केट ओपन नहीं हो, आपको बुक खरीदने में परेशानी आ रही हो, तो एनसीईआरटी में देखो, हमने भी क्या किया है कि बुक जो हैं वो हमने यहाँ डाउनलोड कर रखी है, एनसीईआरटी की जो बुक हैं। तो इससे क्या होता है, बार बार कहीं भी हमें परेशानी नहीं होती है। आपके चैप्टर के पीछे वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अब देखो, जिन बच्चों को ये दिखाई दे रहा है उसमें देखना, आपका फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन, ठीक है, इकाई 6 जनन। जिन बच्चों को दिखाई दे रहा है, तो जिन पे पास में बुक नहीं है वो बुक डाउनलोड कर लें। इसमें से ये आपकी बुक चल रही है एनसीईआरटी वाली, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका जीवों में जनन। अब इसके बुक के पीछे वाले क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। देखो, पहला दे रखा है जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन है जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन, पहला है जीवों के लिए जनन जो होता है ये क्यों अनिवार्य है। अनिवार्य क्यों है, क्योंकि जीव जो होते हैं ना वो अपनी जाति सांतत्यता, ध्यान देना, जीव जो होते हैं वो अपनी जाति सांतत्यता और अपनी जाति निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जाति निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, जनन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, किधर चले गए। दूसरा है जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। ये क्वेश्चन है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों, ये पूछा है। तो देखो, जनन हमारे पास में दो प्रकार हैं जनन के, एक तो लैंगिक जनन,
और दूसरा है अलैंगिक जनन। ये दो प्रकार हैं। तो इन दोनों में सबसे अच्छी विधि जो है वो कौन सी होगी? लैंगिक जनन होगी। अब क्यों होगी वो सुनो कि लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक, पहली चीज दो जीव भाग लेंगे, दो जीव भाग लेते हैं। दूसरा, इसमें किसका निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक। और युग्मकों के, दो अलग अलग युग्मकों के मिलने से एक नई संतति का निर्माण होगा। अब ये नई संतति जो होगी ना, उसमें इसके भी लक्षण आएंगे और इसके भी लक्षण आएंगे, दोनों के लक्षण आएंगे इसके अंदर। तो ये नई जाति, मतलब ये जैव विकास में क्या होता है? सहायक होता है। तो इससे थोड़ी थोड़ी नई नई जातियों का क्या होगा? निर्माण होगा, ठीक। हमारे अंदर जो गुण हैं वो हमारे माता पिता के अंदर नहीं है, कुछ गुण हमारे अंदर ऐसे हैं जो हमारे माता पिता में नहीं है। तो वो गुण कैसे हैं? हमारे अंदर नई जाति का क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं। नई जाति से मतलब ये नहीं है कि जनकों की से बिल्कुल कैसी मिले जाति, भिन्न मिले, हाथ पैर उसके हो ही नहीं, होंगे, लेकिन उसमें जैसे लंबाई चौड़ाई या गुण धर्म, इनमें क्या होगा? अंतर मिलेगा। इसलिए नई जातियों की इसमें क्या होती है? उत्पत्ति। जबकि अलैंगिक जनन में क्या होता है? बिल्कुल एक एक ही संतति, नई वही उसी प्रकार की संतति हमें प्राप्त होती हुई जाती है। तो सबसे अच्छी विधि जो है ना, लैंगिक जनन की विधि है। ये जैव विकास में क्या होगी? सहायक होगी। अगला है क्वेश्चन, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों? क्या ये कथन हर समय सही होता है? फिर से सुनना, क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों? क्या ये कथन हर समय सही है? देखो ये प्रश्न है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों? क्या ये कथन हर समय सही होता है? अब सुनो, पहले हम पहली लाइन को देख रहे हैं कि सबसे पहले पहला पॉइंट देखो आप, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? ये लैंगिक जनन, अर्थात लैंगिक जनन जो होता है ना, लैंगिक जनन का मतलब क्या होगा कि दो युग्मक, नर और मादा, पहले तो इनका निर्माण होना, ठीक है, फिर इन दोनों का क्या होना? संलयन होना, और किसका निर्माण होना? जायगोट का निर्माण होना। फिर किसका निर्माण होगा? जायगोट का। ये जायगोट जो होता है, इस जायगोट से आगे चल के किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण। ध्यान देना, अब भ्रूण का निर्माण होगा। तो भ्रूण का निर्माण जो होगा, ध्यान से सुनो, संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्या ये कथन हर समय सही होता है? तो भ्रूण का निर्माण जो होगा या युग्मनज का विकास जो होगा वो या तो मादा शरीर के अंदर होगा, मादा शरीर के अंदर, या फिर मादा शरीर के कहाँ होगा? बाहर। कल आपको बताया था कि यदि प्राणी सजीव प्रजक है, यदि प्राणी सजीव प्रजक है, विविपेरस है, तब तो भ्रूण का विकास या युग्मनज का विकास कहाँ पे होगा? मादा शरीर के अंदर होगा, ठीक है। और मादा जो होगी ना, वो उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी। ध्यान से सुन लेना, मादा जो होगी वो उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी। इसलिए क्या होगा? उनके जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, ठीक। दूसरा, मान के चलना यदि बाह्य निषेचन हो,
जायगोट का विकास जो होगा या परिवर्तन जो होगा वो मादा शरीर के बाहर हो, अर्थात कौन से प्राणी, अंड प्रजक प्राणी। अंड प्रजक प्राणी जो होते हैं ना, इनमें भ्रूण की सुरक्षा का काम जो होता है वो केवल और केवल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ आवरण जो होगा यही करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण जो होता है ना, यही अंदर भ्रूण जो होगा उसकी सुरक्षा का काम करेगा। लेकिन सजीव प्रजक की तुलना में इनकी जीवित रहने की संभावना कम होती है, क्योंकि माता जो होती है वो इनको पूर्ण सुरक्षा नहीं दे पाती है। तो यदि सजीव प्रजक प्राणियों में, अब ध्यान से सुन लेना इनका रीजन, ठीक है, यदि सजीव प्रजक प्राणी है तो सजीव प्रजक प्राणियों में लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति जो होती है उसको जीवित रहने के अच्छे अवसर मिलते हैं। किंतु अच्छा, ये पूछा है ना, ये कथन हर समय सही होता है क्या? तो ये कथन हर समय सही नहीं होता है, ये अंड प्रजक प्राणियों पे कम लागू होता है, जबकि सजीव प्रजक प्राणियों पे ये 100% क्या होगा, लागू होगा। ये क्लियर हो गई यहाँ तक, ये दोनों के। अगला प्रश्न है, इसके बाद में अगला लिख रहा हूं, अगला सुन लेना। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न होती है? फिर से सुनो, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति है एक, ठीक है, और वो लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार से भिन्न होगी? ध्यान से सुनो। कि एक संतति तो है अलैंगिक जनन से, अलैंगिक जनन से बनी संतति, ठीक है, और दूसरी है लैंगिक जनन से बनी संतति। ये हो गई, ठीक है। ये बताया था आपको कि अलैंगिक जनन से बनी संतति जो होगी, अलैंगिक जनन से बनी संतति वो हूबहू किसके समान होती है? जनक से बनी संतति जो होगी वो संतति हूबहू किसके समान होगी? जनक के समान होगी। और इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोन के नाम से जानते हैं, इसको हम क्लोन बोलते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक? क्लोन बोलेंगे। अच्छा, अर्थात ये संतति जो होगी वो आकारिकीय रूप से और आनुवांशिक रूप से किसके समान है? अपने जनक के समान है। जबकि लैंगिक जनन के द्वारा बनी जो संतति होगी ना, ये संतति अपने जनकों से कैसी होती है? भिन्न संतति होती है, जनकों से भिन्नता लिए हुए होगी। तो ये अंतर होता है दोनों से उत्पन्न संतति में। अगला क्वेश्चन सुनना, कायिक जनन को प्रारूपिक लैंगिक जनन क्यों नहीं माना जाता है? ये आपको पहले ही बताया था कि कायिक जनन जो है इसको हम क्या नहीं मानते हैं? लैंगिक जनन नहीं मानते हैं, क्योंकि जड़ तना पत्ती जो होती है उसके द्वारा नए पादप का निर्माण होगा। दूसरा, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होगी, इसलिए इसको किस में नहीं रखा है? लैंगिक जनन में नहीं रखा है। अगला है, अपनी जटिलता के बावजूद, अगला क्वेश्चन है, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक जनन क्यों पाया है? अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक जनन को क्यों पाया है? अब इसमें, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हायर जीव होते हैं, अर्थात जटिल जीव जो होते हैं, जटिल जीव हायर एनिमल या हायर प्लांट जो होते हैं ना, इनके अंदर लैंगिक जनन क्यों पाया जाता है? ये पूछा है बस। लैंगिक जनन ही इनके अंदर क्यों पाया जाता है? हायर एनिमल्स के अंदर क्यों पाया जाता है? क्योंकि एक तो इनका शरीर जो होता है ना वो जटिल होता है, दूसरा इनके अंदर युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा युग्मक निर्माण के समय। और किसका निर्माण होगा इनके अंदर? युग्मकों का, युग्मकों का निर्माण होगा, और युग्मकों में संलयन की क्रिया होती है।
और वो कहाँ पे होता है, गर्भ के अंदर होता है। इसलिए इनमें क्या पाई जाती है, इन्होंने किसको चुना है, गर्भ के अंदर जब शिशु होगा तो माता इनको सुरक्षा भी देने का काम करती है। इसलिए इन्होंने खुद जटिल होने के बावजूद भी प्रकृति ने इनके शरीर में किसको डाला है, लैंगिक जनन की घटना को डाला है। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन है, व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक जनन सदैव क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, अब सुनो कि ये हमको मालूम है कि युग्मकों का निर्माण जो होता है, युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन होगा, मियोसिस होगा। युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन होगा, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये हमको पता ही है सामान्य तौर पे यदि हम देखें। लेकिन यदि जीव का थैलस कैसा हो, अगुणित हो, तो उसमें समसूत्री विभाजन होगा। लेकिन प्राय सामान्य तौर पे युग्मक निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन जो होगा उसके फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होगा। ठीक, और अर्धसूत्री विभाजन होगा किसमें, युग्मक मात्र कोशिकाओं में होगा। युग्मक मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा और उससे किसका निर्माण होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। यदि अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो, मान के चलना अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो तो युग्मक मात्र कोशिकाओं से बनने वाले युग्मक जो होते हैं ना, ये भी कैसे होंगे, द्विगुणित होंगे। ये भी कैसे होंगे, द्विगुणित। और युग्मक मात्र कोशिकाएं भी कैसी होंगी, द्विगुणित होंगी। लेकिन इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये युग्मक कैसे रह जाते हैं, अगुणित ही रह जाते हैं। ठीक है, और एक अगुणित युग्मक और दूसरा अगुणित युग्मक, ये दोनों युग्मक मिलके एक द्विगुणित जीव का या द्विगुणित कोशिका का निर्माण कर देते हैं। तो उस जीव की आगे जो भी संतति हुई बंद या इस कोशिका से जिस किसी जीव का निर्माण होगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या अपने जनकों के समान ही होगी। ठीक है, इसलिए इस जाति सांतत्यता को या गुणसूत्रों की संख्या को निश्चित बनाए रखने के लिए युग्मक निर्माण के समय हमेशा कौन सा विभाजन जरूरी होता है, अर्धसूत्री विभाजन जरूरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनना इसमें, जूस्पोर तथा युग्मनज के बीच में अंतर लिखना है। जूस्पोर तथा युग्मनज के बीच में अंतर। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के बीच में अंतर लिखना है। तो ये आपको पीडीएफ में लिखे हुए हैं, अंतर, लाभ, हानि, गुण, धर्म, दोष वगैरह, ये आपको याद करने हैं, सिंपल हैं ये। अगला है, किन्हीं 5 द्विलिंगी पुष्पों के नाम लिखिए। 5 द्विलिंगी पुष्पों के नाम, ठीक है, जो आपके 11वीं क्लास में थे, यदि आपने पढ़े होंगे तो 11वीं क्लास में किन्हीं भी 5, और ये आपकी पीडीएफ जो है, जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें आपके लिख रहे हैं। जैसे सरसों लिख रही है, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या था, ब्रासिका कंप्रेस्टिस। दूसरा लिख रहा है गोभी, गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ब्रासिका ओलेरेसिया, जो लास्ट ईयर आपने पढ़े भी होंगे। तीसरा लिख रहा है आलू, आलू सोलेनेसी कुल का पादप है, सोलेनो ट्यूबेरोसम। अगला है गुड़हल, जो मालवेसी कुल का पादप है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और अगला है पिटूनिया, पिटूनिया का वैज्ञानिक नाम भी पिटूनिया होता है, पिटूनिया एल्वा बोलते हैं इसको। तो ये आपके पीडीएफ में लिखे हुए मिलेंगे आपको, जो पीडीएफ दी हुई होगी। अगला है, अंड प्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तरजीवन सजीव प्रजक प्राणियों से अधिक जोखिमपूर्ण होता है। ये आपको कल भी बताया था, बोर्ड के जो क्वेश्चन आए थे उसमें भी बताया था
कि अंड प्रजक प्राणियों का उत्तर जीवन सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिमपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि इसमें भ्रूण का विकास मादा शरीर से बाहर होता है और इनको शिकारियों के शिकार का खतरा बना हुआ रहता है या किसी भी कारण से ये नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगला है इसमें नीला कुरंजी में पुष्पन की घटना को समझाइए। जब हमने एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्पों के बारे में पढ़ा था, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक के बारे में पढ़ा था, तो वहां बताया था नीला कुरंजी। नीला कुरंजी इसको बोलते हैं स्ट्रोबिलेंथस कुन्नियाना, इसका वैज्ञानिक नाम है। नीला कुरंजी के अंदर क्या होता है, प्रत्येक 12 वर्ष में पुष्प आते हैं, 12 वर्ष में पुष्प खिलते हैं और पिछले अक्टूबर 2006 में इसमें पुष्पन की क्रिया हुई थी, अक्टूबर 2006 में। और जो साउथ स्टेट हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, केरल, उनमें ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो वहाँ पे इतने ज़्यादा पुष्प खिले इन पौधों के अंदर कि पूरा पहाड़ी एरिया या सड़कों के किनारे ऐसा लगा था पुष्पों का कालीन सा बिछ गया हो। चारों तरफ नीला कुरंजी के पुष्प ही पुष्प दिखाई दे रहे थे, जिससे वहाँ पे क्या है, पूरी धरती ऐसी हो गई थी, पुष्पों से सुसज्जित हो गई बिल्कुल। और इससे क्या हुआ था, इन राज्यों में लोग बाग इस दृश्य को देखने के लिए जाने लगे, तो वहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र में क्या हुई, वृद्धि हुई थी। ये नीला कुरंजी की घटनाएं हैं। अगला है कि ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बुक के पीछे वाले हैं। इसी के साथ में ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। ठीक है, इस चैप्टर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए करा दी है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हमारे लिए यहाँ डाउट्स हैं, एक बार आप बुक पढ़ के देखना, उसमें यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो वो आप कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। ठीक है, और कल से हम लोग आपका सेकंड चैप्टर, आपके यदि कमेंट्स नहीं आए तो आपको सेकंड चैप्टर चालू करेंगे। और एक बात सभी लोग ध्यान देना कि इस चैप्टर के अंदर आने वाले अब तक आए हुए नीट क्वेश्चंस जो हैं उनकी स्लाइड आपको प्रोजेक्टर पे मिलेगी। ठीक है, तो इस वाइट बोर्ड की जगह जब हम डिजिटल बोर्ड स्टार्ट करेंगे, और 2-3 दिन में स्टार्ट करने ही वाले हैं इसको, तो डिजिटल बोर्ड पे वो आपको स्लाइड मिल जाएगी, उसमें आपको क्वेश्चन बोर्ड पे ही दिखाई देने लग जाएंगे। क्योंकि यहाँ हम लिखें, ऑप्शन लिखें उसके, तो उसमें काफ़ी टाइम खर्च होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के नीट वाले, पिछले 20 साल के क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे हम लोग, तो वहाँ स्लाइड मिलती हुई जाएगी, आपका टाइम बचेगा। आपको तो क्वेश्चन देखने हैं और उसमें छांटना है, और आपको अपने नोट्स लेके बैठने हैं साथ में कि आपके नोट्स में ये क्वेश्चन के आंसर हैं या नहीं हैं, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। ठीक है, और कल से हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और इस चैप्टर में जितनी भी आपकी परेशानी आ रही हो, फिर कह रहा हूँ आपसे, आप लोग कमेंट्स जरूर कर दें कि हमारे लिए ये चीज़ आपको समझानी है। ठीक है, धन्यवाद।